हाँ जी, आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कल हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या हैं एक्चुअल में। कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का फंक्शन पाया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मतलब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड एक होता है सिंगल बॉन्ड, जो आप पढ़ते हैं ना सिंपल की सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो बात है। एक होता है सिंगल बॉन्ड। इनमें क्या होगा, इनमें होगा ये कि मान लीजिए सपोज हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना है। ये जब तक सिंगल बॉन्ड होते हैं ये कहलाते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये। ठीक है। पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद जितने भी बनेंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। जैसे डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड की यदि बात करें हम, तो किसके बीच में बनेगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो इनमें एक तो बनेगा सिग्मा और एक बनेगा पाई बॉन्ड। एक जो बना है वो कैसा है, सिग्मा, और दूसरा बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट जो होगा ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड क्या होते हैं, जो दो चीजों को एक साथ होल्ड करके रखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड की यदि बात करें हम, तो किन के बीच बनेगा, आपने देखा होगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। इनमें से एक तो क्या होगा, सिग्मा, जबकि दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ये आप सब लोगों को पता है। इन सब के अंदर अगर बात करें एनर्जी की, कि किस में ज्यादा है, एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो जरूरी होती है, आगे पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एनर्जी की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा आपको जोर आएगा ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है, फिर उससे कम जोर आएगा डबल बॉन्ड को तोड़ने में, फिर सबसे कम जोर आएगा सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट शायद नहीं होगा। फिर एक बात आती है, पोलार बॉन्ड क्या होते हैं और नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो देख लेते हैं वो भी। एक तो होते हैं पोलार बॉन्ड, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरे होते हैं नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। अब देखिए पोलार कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है। पोलार कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, इनमें कोई पोलार मॉलिक्यूल इंक्लूड होता है। क्या होता है, पोलार या ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। पोलार एटम होता है या ध्रुवीय एटम पाया जाता है इनमें, पोलार मॉलिक्यूल या अणु इनमें पाया जाता है। जैसे वाटर है, एक पोलार मॉलिक्यूल है, इनमें जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कैसे, एक तो होगा इनमें ऑक्सीजन, जो बॉन्डिंग करेगा कैसी, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। जो ऑक्सीजन है आपका, इस पे आपको मिलेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो आपके हाइड्रोजन हैं इन पे मिलेगा आपको क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है, ये डेल्टा से दिखाते हैं जिसको। ये क्या है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है। तो नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, नॉन पोलार में जो मॉलिक्यूल भाग लेते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलार ही होते हैं। तो नॉन पोलार मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, और जो पोलार के बीच में बनता है वो पोलार कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। सिंपल सी बात है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए H2 है, जैसे दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनना है। ठीक है, और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन है जैसे। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, हमें पता है ये बनेगा। ठीक है,
ये क्या है, दोनों के दोनों नॉन पोलर एटम होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इनमें क्या फर्क है कि इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है, विद्युत ऋणता समान होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असमान होती है। नेगेटिविटी जो होती है वो असमान होती है, एक जैसी हो ही नहीं सकती। इवन हम तो ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो समान तो कैसे ही हो गई, सिंपल सी बात है। यहाँ तक शायद कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, पार्शियल क्यों दिखाया है, इसलिए क्योंकि ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इनमें कंप्लीट शेयरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की। इनमें कंप्लीट शेयरिंग होती है, नीचे लिख देता हूँ और डिफरेंस की, कंप्लीट शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, कंप्लीट शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। जबकि यहाँ इनकम्प्लीट होती है, तभी तो आंशिक या पार्शियल लिखते हैं। ये जो डेल्टा सा दिखाया है देखिए दूसरी साइड नहीं है, लेकिन यहाँ पे है ना। यहाँ इनकम्प्लीट शेयरिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है बस, और कुछ नहीं है। चलें आगे, अगर क्लियर हुआ तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात आती है, छोटी छोटी एक दो डेफिनेशंस और हैं। मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। अगला एक छोटा सा पॉइंट है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं बस। एक है बॉन्ड लेंथ। क्या होती है बॉन्ड लेंथ? हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए ताकि कोई पूछ भी ले मान लीजिए तो पता हो, या फिर एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो अटका देंगे आंसर। बॉन्ड लेंथ क्या है? दो न्यूक्लियस के बीच की वो डिस्टेंस जो उसके आकर्षण और प्रतिकर्षण को मेंटेन करके रखती है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये कोई एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस या सेंटर है, केंद्र है। तो इनके बीच की वो डिस्टेंस जो क्या रखती हो, इनके अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को मेंटेन करके रखती हो, क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई कहलाती है। तो हम कह देंगे दो एटम के न्यूक्लियस, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की वह दूरी जो इन दोनों एटम में, जो इन दोनों एटम में दोनों एटम्स में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल यानी अट्रैक्टिव तथा रिपल्सिव फोर्स, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल मेंटेन करके रखती है, मेंटेन करके रखती है, बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ कहलाती है। क्लियर है? ये मैं ऐसे क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि आपको रिटर्न में एग्जाम देना है, थोड़ा उद्देश्य कॉपी भरने का भी होना चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं लिखवाता। तो एक तो परिभाषा ये हो गई छोटी सी कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच की, इसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर है। एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंटर न्यूक्लियस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या दूरी है। ठीक है, यानी इस दूरी में दोनों एटम जी टिका के बैठे रहेंगे बस। इंट्रा होता तो एक ही एटम हो जाता है। ये इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, इंटर का सॉरी हाँ, इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, जबकि इंट्रा का मतलब होता है बिटवीन, एक में ही। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट एक डेफिनेशन और है छोटी सी, जिसका नाम है बॉन्ड स्ट्रेंथ। थोड़ा सा जिक्र किया था बीच में हमने शुरू में। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बंध के अंदर जो मजबूती है वो कैसी है, या स्ट्रेंथ इसकी पावर क्या है, ये किस प्रकार डिसाइड की जाती है? ये ऐसे डिसाइड की जाती है कि किसी बॉन्ड को तोड़ते टाइम जो ऊर्जा लगती है ना, वो कितनी लगती है, उसको कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बंध को तोड़ने के लिए लगी हुई एनर्जी, बंध को तोड़ने के लिए या बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब आप हिंदी इंग्लिश इसमें कितनी घुसा दें आपकी मर्जी है। इसी लाइन को आप ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड। ठीक है, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। गूगल पे देख के बताया है। ये क्या कहलाती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, चलें आगे। अब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी खाता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, तो ये एनर्जी क्या करेगा? रिलीज कर देगा यहाँ से। ठीक है, और बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड सपोज। और अगर बॉन्ड तोड़ रहे हो तो ये एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसको। ये क्या है? लो एनर्जेटिक कंडीशन है। और इधर क्या हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, हायर एनर्जी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है। इसमें कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये छोटी छोटी दो परिभाषाएं हमने पढ़ ली हैं। बता इसलिए रहा हूँ कि बाद में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है। जब नहीं आ रही होती है चीज तब तक बहुत बड़ी लगती है, आने लग जाती है तो कुछ भी नहीं लगती। चलें। अच्छा, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का आपस में क्या संबंध है? बात करें तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं क्या इसको? क्या कहते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ के उल्टा है कहने का मतलब। यानी अगर आप बॉन्ड लेंथ बढ़ाओगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे? आपके हाथ में जो पेन है वो तोड़ के देखिए आप, आसानी से टूटेगा। फिर आप तोड़ के देखिए पेन का जो कैप है उसको, वो थोड़ा मुश्किल टूटेगा। फिर आप तोड़ के देखिए पेन की निब को निकालें दांत से खींच के, फिर उसको तोड़ के देखें। तीनों में से कौन आसानी से टूटेगा? पेन आसानी से टूटेगा, क्योंकि उसमें बॉन्ड वीक हो चुका है। वो क्या हो चुका है? लंबी चीज है वो, बॉन्ड उसकी लेंथ ज्यादा है। और जो पेन की निब है वो सबसे मुश्किल टूटेगी, तो इसका मतलब वो क्या है? उसकी लेंथ बहुत ही कम है। ये सिंपल सी बात है बस। ठीक है, दूसरा अगर बात करें, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें कौन आसानी से टूटेगा? सिंगल बॉन्ड में लेंथ ज्यादा हो जाती है थोड़ी सी। जैसे देखिए मान लीजिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कोई, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कितनी? 350 किलो जूल पर मोल। अब ये आपके एमएससी में नहीं पूछेगा, ये एमएस एंट्रेंस में या नेट में आपको पूछ सकता है, बी पार्ट वगैरह में। ठीक है, किस्मत ठीक हो तो सी में भी पूछ लेता है। और अब मान लीजिए दूसरा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड है, तो ये नहीं कि इसकी एनर्जी डबल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा। इसकी एनर्जी कितनी रहेगी? 611 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बॉन्ड अगर ट्रिपल हो जाए तो एनर्जी ट्रिपल नहीं हो जाएगी, एनर्जी होगी कितनी? 816 के आसपास। ठीक है, 816 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? वहीं अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो, नॉन पोलर सिंगल बॉन्ड हो,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 436 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये एक तो नॉन पोलर है और दूसरा क्या है, स्मॉल साइज का है। अभी हमने देखा कि जो पेन की निब है उसको तोड़ने में ज्यादा जोर आएगा, तो स्मॉल साइज्ड एटम है ये, तो और ज्यादा जोर आता है, कहने का मतलब इतना सा है। ठीक है, स्मॉल साइज का होने के कारण इसको एनर्जी क्या चाहिए, और ज्यादा चाहिए। तो इस लाइन के नीचे का जो बताया ये याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। क्लियर है? चलें अब आगे। इतना लिख लिया तो एक चीज फटाफट लिख देता हूं मैं, कि सबसे मुश्किल से टूटेगा कौन सा, आसानी से टूटेगा कौन सा, पोलार बॉन्ड। फिर उससे मुश्किल टूटेगा कौन सा, लार्ज साइज का, बड़े साइज का, लार्ज साइज नॉन पोलार बॉन्ड, जो नॉन पोलार एटम है उनके बीच का बॉन्ड थोड़ा मुश्किल टूटेगा। फिर उससे थोड़ा मुश्किल या सबसे मुश्किल टूटेगा स्मॉल साइज का, एक तो स्मॉल साइज हो, दूसरा क्या हो, नॉन पोलर एटम्स के बीच में हो। ठीक है ना, ये सबसे मुश्किल टूटेगा। क्लियर है? ये आसान होगा तोड़ना, और ये क्या होगा, टफ होगा, मुश्किल होगा इधर वाला। क्लियर होगा शायद, अभी तक कोई डाउट नहीं आया होगा, आज तो पूछ लें भी। चलें आगे। ओके, अब मैं स्क्रीन वगैरह नहीं देख रहा हूँ, आपको डाउट आए तो मैसेज कर दें। ठीक है ना, मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ सिर्फ। अब देखिए, हमने दो बातें पढ़ ली हैं, एक तो पढ़ लिया है कौन सा, आयनिक, और एक पढ़ लिया है कोवेलेंट बॉन्ड, कंप्लीट कर लिया है। अगला हम जो पढ़ रहे हैं अभी उसका नाम है मोलिक्यूलर इंटरेक्शन। मोलिक्यूलर इंटरेक्शन, नेक्स्ट क्या है, मोलिक्यूलर इंटरेक्शन। अभी तक जो पढ़े हैं ना उसमें कोवेलेंट वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो हम पढ़ेंगे तीन चार इसमें, ये इंपॉर्टेंट है सारे ही भाई, क्वेश्चन आता है इनमें से। और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन बॉन्ड में क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल काम करते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स काम करता है। जानते हैं ना अट्रैक्टिव, मान लीजिए ये कोई एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दोनों के बीच में, यानी ये एक दूसरे की तरफ आए तो ये क्या है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। और अगर ये दो एटम है सपोज, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएं, विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तब ये क्या है, रिपल्सिव है। क्या है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। क्लियर है? तो इनमें क्या होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स काम करता है। कहाँ बनता है ये तब बनता है जब बॉन्ड नहीं बन रहे होते हैं, नॉन बॉन्डेड, यानी डायरेक्ट बॉन्ड जब नहीं बन रहा होता है, आपको नहीं दिखेगा कि वह बॉन्ड है, उस टाइम देखने को मिलता है। तो नॉन बॉन्डेड एटम होते हैं उनमें ज्यादा बनता है ये। इंटरेक्शन का मतलब समझ गए ना आप, केवल इंटरेक्शन होता है इनमें, जुड़ते नहीं है खतरनाक तरीके से, केवल और केवल क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट होने का मतलब है कि इनको ब्रेक आसानी से किया जा सकता है, इजी टू ब्रेक होते हैं ये, तोड़ना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, एनर्जी इनमें कम लगती है, सीधी सी बात है। ये ढंग से जुड़े ही नहीं, उतना खतरनाक बॉन्डिंग ही नहीं हुई इनकी, तो ये क्या होंगे, आसानी से टूट सकते हैं, केवल इंटरेक्ट हुए हैं एक दूसरे की तरफ, बाकी बॉन्डिंग इनमें नहीं बनी है। क्लियर है इतनी बात? बाकी हम आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा, फिर चारों को कंपेयर करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है।
अगली बात क्या है कि ये वीक इंटरेक्शन होते हैं, तो मैं लिख रहा था कि ये नॉन बॉन्डेड एटम में बनते हैं, नॉन बॉन्डेड एटम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है कि ये वीक इंटरेक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? वीक इंटरेक्शंस कहलाते हैं, वीक इंटरेक्शंस होते हैं ये। क्लियर है? इनकी जो एनर्जी होती है, ये अभी जो लिखी है हमने बात, कितनी होती है? 10 किलो कैलोरी पर मोल से कम होती है, 10 किलो कैलोरी पर मोल से कम होती है। ठीक है, लेस देन 10 किलो कैलोरी, या फिर किलो जूल में कहें तो कितनी हो जाएगी? लेस देन 40 किलो जूल पर मोल लगभग। ठीक है, अगली क्या बात आती है? अगर हम इन सभी को देखें कि एनर्जी कितनी होगी, तो बात करते हैं लास्ट, साथ में पता चल जाएगा एग्जांपल के साथ कि टाइप कौन कौन से हैं। हेडिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप्स, कि कितने टाइप के हैं ये। टाइप्स के साथ हम देख लें कि इनकी एनर्जी कितनी है। तो इनमें एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, इसकी एनर्जी होती है 12 से 30 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ज्यादा से ज्यादा हो सकती है 40 किलो जूल। ठीक है ना, 12 से 30 किलो जूल पर मोल। सेकंड आता है आयनिक इंटरेक्शन। ध्यान रहे, मैं आयनिक इंटरेक्शन बोल रहा हूं, मैं आयनिक बॉन्ड नहीं बोल रहा हूं, वो अलग चीज थी कल वाली। उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और बॉन्ड बनता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन होता है। ठीक है ना, वहां तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसकी जो एनर्जी होती है साहब, वो होती है 6 से 25 किलो जूल पर मोल। अब ये फिक्स नहीं है, देखिए कोई बुक में आपको 5 से 20 भी मिल सकता है, लेकिन एक रेंज है। तीसरा होता है एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। देखिए हम इन सब के आगे इंटरेक्शन शब्द यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़कर, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है इन सब में। इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 4 किलो जूल पर मोल पूरी। ठीक है, और लास्ट होता है बट नॉट लिस्ट, ये होता है वंडर बॉल इंटरेक्शन। ये सुना होगा आपने, बहुत ही हल्का आदमी होता है ये, यानी बहुत ही वीक होता है वंडर बॉल इंटरेक्शन। इसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 0.4 से लेकर 4 किलो जूल पर मोल तक। एक बात आपको समझ आ रही होगी कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं हम लोग, तो क्या होता जाता है? एनर्जी का लेवल कम होता जा रहा है। यहाँ क्या है? वीक इंटरेक्शन में सबसे हाई एनर्जी है, जबकि यहाँ क्या है? लोवेस्ट एनर्जी है। ये पूछा भी जाता है और आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि वंडरबॉल की एनर्जी सबसे कम पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक बात? अरे समझ आ रहा है ना आप लोगों को साथ साथ में? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इजी बातें हैं मेरे हिसाब से, कोई खास है नहीं। अब आगे इनकी लेंथ लिखी हुई है, वो जरूरी नहीं है वैसे। ठीक है ना, अपने पूछेगा तो है नहीं, क्यों बिना मतलब का बर्डन दें आपको, क्योंकि अभी तो ठीक है समझ आ रहा है तो पढ़ रहे हो। एग्जाम टाइम में रिवीजन मुश्किल हो जाता है, और कुछ नहीं है। ये पेपर देखने को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन नंबर इसमें ज्यादा बनते हैं क्योंकि चीजें जो है वो सामने है। अब इन्वर्टिब्रेट में पता नहीं क्या पूछ लेता है। तो फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड।
हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। वीक इंटरेक्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये। अब आप कहोगे दो बातें साथ साथ बोल रहे हो, वीक भी बोल रहे हो स्ट्रॉन्ग भी बोल रहे हो, तो सही बोल रहा हूं मैं। वीक इंटरेक्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर इंटरेक्शन है तो कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है ना। और बॉन्ड केवल इसी के साथ यूज कर रहे हैं, बाकी तो इंटरेक्शन यूज करते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बस इतना सही होता है बायोकेमिस्ट्री में। थोड़ा सा ध्यान रह जाए ना, थोड़ी सी जागते रह जाए तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए इसकी क्या खास बात है कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बनता है। क्लियर है। अब इसमें दो टाइप के बॉन्ड बनेंगे। जैसे देखिए इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है डोनर और एक होता है हाइड्रोजन एक्सेप्टर। एक होता है हाइड्रोजन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, ध्यान रखें। एक होता है हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन ग्राही और दाता। ठीक है। जैसे बात करें कि क्या पाया जाता है, तो इस प्रकार सपोज हाइड्रोजन है और क्या मिलेगा इसके साथ। अब आपको एक साइड में मिलेगा डोनर और एक साइड में मिलेगा एक्सेप्टर। यानी इस साइड में एक कोई मॉलिक्यूल है और दूसरी साइड में भी कोई एक ये है। ठीक है, बी है सपोज। अब हो क्या रहा है, ये तो है हाइड्रोजन डोनर, इसको आप डी भी लिख सकते हो और ज्यादा आसानी से याद रहे इसलिए डी नाम दे सकते हो इसका कि ये डोनर है। ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो? ए लिख सकते हो, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। क्लियर है। तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन एक्सेप्टर और इसका नाम दिया जाता है हाइड्रोजन डोनर। ये जो बॉन्ड बना है ना इनके बीच में, इस बॉन्ड को कहते हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमने पढ़ लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो इधर बनाया है ये इस तरीके से नहीं दिखाएंगे, ये इससे भी वीक बनता है, इसलिए इसको दिखाते हैं डैश 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 से। ठीक है। इस प्रकार हम दिखाते हैं इसको। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहलाता है। क्लियर है। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। आगे हम पढ़ेंगे, इसके दो तीन नाम होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। अच्छा एक चीज बताओ, छिपकली जो दीवार से चिपकी हुई रहती है वो कैसा इंटरेक्शन है? इंटरेक्शन क्या है? छिपकली में जोर है, यही बात है क्या? छिपकली में दम है तब चिपकी हुई है, आप चिपक के दिखा दो। कौन सा इंटरेक्शन होता है बताइए दीवार और छिपकली के पैरों के बीच में? हाँ, तो इसकी मात्रा कितनी होती है? 90%। और ये जो है इसकी कितनी होती है, कितनी हिस्सेदारी होती है? 10%। ठीक है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर एक हाइड्रोजन डोनर होता है, एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। हाइड्रोजन डोनर की तरफ एक साइड बनता है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड जो 90% होता है। एक्सेप्टर की तरफ बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो क्या कहलाता है, ये सॉरी कितना होता है? 10% होता है। इतनी सी बात है। अब आप इसी चीज को लैंग्वेज में लिखेंगे तो कितनी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले ये जरूर लिखें, आप ये ना लिखें कहीं सीधा वही लिख दें। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोगों को। अब देखते हैं हम, अब इनमें देखिए सब में पढ़ेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। इफेक्टिंग फैक्टर।
या प्रभावित करने वाले कारक, इफेक्टिंग फैक्टर। ये ज्यादा में चल रहा है लेकिन ठीक है चलो। इफेक्टिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हम देख लें कि एक तो एंगल सही होना चाहिए। एंगल का मतलब क्या होता है? अब देखिए, आप लोग हैंड शेक करते हैं तो एक तो आपके सामने हो अगला, या एकदम बराबर हो, 180 डिग्री पे हो, तब हाथ ढंग से पकड़ा जाएगा, या फिर अलग अलग हो तो। क्या बात है, देख के आ गए इतनी देर में। एंगल जो होता है ये क्या कहलाता है, सॉरी, क्या करता है, इफेक्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। किसके बीच का एंगल? डोनर और एक्सेप्टर के बीच का एंगल। बिटवीन, ये BW का मतलब बिटवीन, एंगल बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। डोनर एंड एक्सेप्टर के बीच का एंगल जरूरी होता है। और मोस्ट पावरफुल कौन सा होता है, यानी सबसे बढ़िया, हम सीधा लिख लें, यानी सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड कब माना जाता है? जब कितना एंगल हो? 180 डिग्री हो दोनों के बीच में। एंगल कितना हो? 180 डिग्री हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। किस टाइप से कंडीशन दिखेगी? ऐसे दिखेगी, डोनर होगा, फिर हाइड्रोजन खुद होगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से आगे क्या होगा? एक्सेप्टर होगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। जैसे जैसे इससे कम होगा तो बॉन्ड क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। अब 180 वाला कहाँ मिलता है इसका? अगर एग्जांपल देखें तो हम आगे पढ़ेंगे प्रोटीन वगैरह में। एक होती है अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, ठीक है। एक होती है बीटा शीट, बीटा शीट आगे पढ़ेंगे। दो टाइप की होती है, एक होती है पैरेलल, एक होती है एंटी पैरेलल। अब बीटा शीट की यदि हम बात करें, थोड़ी सी मैं बता दूं आपको, फिर पूछूंगा हालांकि मैं, जब आएगी आगे तो। बीटा शीट में एक होती है पैरेलल, पैरेलल, एक होती है एंटी पैरेलल। ये जो आपकी अल्फा हेलिक्स होती है ये कुछ नहीं होती, सीधा इस टाइप से होती है, ठीक है ना। एक साइड में सी, एक साइड में एन होता है। तो यहाँ जो बॉन्डिंग बनेगी ये 180 डिग्री पे बनेगी इनमें, तो इस टाइप से ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। आगे ये एंटी पैरेलल में क्या होगा, और पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल क्या होता है? जब आप किसी दो पेन को लें और क्या करें, उनकी दोनों पेन की निब एक साइड रख दें। यानी मान लीजिए ये कोई प्रोटीन है, इसका एन टर्मिनस इधर है और सी टर्मिनस इधर है। दूसरा एक और लें तो उसमें क्या हो, उसका एन टर्मिनस इधर हो, सी टर्मिनस इधर हो, ठीक है। यानी दोनों हाथ हैं, सपोज एक तो दोनों हाथ आपके सामने कीजिए, जैसे हम प्रतिज्ञा बोलते थे ना, उसमें तो एक हाथ खड़ा करते थे, उसके साथ ही दूसरा हाथ लीजिए, दोनों बराबर करेंगे, आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे जब तक उंगलियां सीधी हैं। अब आप क्या करें, दोनों हाथों को वैसे करें जैसे मान लीजिए दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाएं। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा? दोनों हाथ की उंगलियां जब आपस में फंसेंगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, मजबूत तरीके से पकड़ पाएंगे, कांगसी बोलते हैं जिसको। और जब सीधे हाथ जोड़ के रखते हैं तो लंबे करके, जैसे प्रार्थना में, उसमें मजबूती नहीं होगी। जो प्रार्थना में हाथ जोड़ के रखते हैं वो पैरेलल बीटा शीट होती है, और जो कांगसी डालते हैं एक दूसरे में वो क्या कहलाती है? एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है। तो अब आप बता दो, एंटी पैरेलल में ज्यादा मजबूती होगी या पैरेलल में? समझ आया या नहीं, पहले तो ये बताओ। एंटी पैरेलल में ज्यादा मजबूती होगी, बिल्कुल ठीक बात है। ये है चीज, ठीक है ना। बस इतनी बात है। तो ये क्या है? ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल होती है,
मोर स्टेबल होती है, ये क्या होती है जी, लेस स्टेबल होती है। क्लियर है? चलें आगे। एक तो ये हो गया। सेकंड देखिए क्या फैक्टर हो सकता है। सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है कि डोनर और एक्सेप्टर की नेचर कैसी है। नेचर ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर। नेचर ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर। ठीक है। नेचर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। किससे मतलब है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। और नेचर में कुछ नहीं है कि ये बिहेव कैसा करता है, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नेचर पूछ रहा है ये। ठीक है। उसके कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की जो है बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, सीधा बता रहा है ये। जब डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और एक्सेप्टर की कम हो तो बॉन्ड हमेशा क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। सीधा सीधा लिखा हुआ है। जब डोनर जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी ज्यादा हो और एक्सेप्टर जो है इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होगी, कम हो, तो ये क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है नेट में। ठीक है। या फिर कई बार अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है तो आपकी जो स्कूलिंग है उसमें भी आ सकती हैं, ये चीजें आती हैं थोड़ी बहुत। तो इसको बना के देख ले हम, सीधी सी बात है। एक हाइड्रोजन होगा, इधर क्या होगा, डोनर होगा, इधर जुड़ा हुआ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से कौन, एक्सेप्टर। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें चाहिए कम, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें चाहिए ज्यादा। ये क्या है, सबसे अच्छा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। अब आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेयर करने को बोल दे तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे मजबूत, या सॉरी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन को आप कहाँ रखें, डोनर की तरफ रखेंगे तो बॉन्ड क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि मान लीजिए डोनर की तरफ है ऑक्सीजन, बीच में है हाइड्रोजन, इधर क्या है, नाइट्रोजन। ये तो है फर्स्ट। सेकंड क्या है, इधर है नाइट्रोजन, इधर बीच में हाइड्रोजन, यहाँ क्या आ गया, ऑक्सीजन। फिर क्या है एक थर्ड ऑप्शन में, ये क्वेश्चन ये मान लीजिए और आया हुआ है, यहाँ है ऑक्सीजन डोनर, फिर हाइड्रोजन, फिर इधर क्या आ गया, ऑक्सीजन। फोर्थ है, यहाँ है नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ भी है नाइट्रोजन। बताइए सबसे मजबूत कौन सा बॉन्ड बनेगा इसमें, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, आप बताइए। सिंपल सी बात है, बताइए कौन सा मजबूत होगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट में पता नहीं कितनी बार। और ये जो सेट का एग्जाम होता है आपके, MS एंट्रेंस का होता है, इनमें भी आता है। बताओ भी। डोनर एक्सेप्टर तो पता है ना, सीधा डायरेक्ट जो है। क्या वो प्रीति समझ नहीं आ रहा क्या, आ रहा है? तो बताओ फिर कौन सा स्ट्रांग है, सब ऑप्शन दिए हुए हैं, आप तो ऑप्शन लिख दो बस। बताइए कौन सा स्ट्रांग बनाएगा। अरे आप ये देखो ना कि डोनर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ है और एक्सेप्टर में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे है। इतना देखिए आप तो, और कुछ भी मत देखो।
ऐसा कौन सा डोनर है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो दो ही ऑप्शन में दिखेगी आपको, देखिए ध्यान से, पहले और तीसरे में। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब पहले और तीसरे में गड़बड़ कहाँ हो रही है? हमें केवल डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा नहीं चाहिए, उसके साथ साथ हमें एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम भी चाहिए। लेकिन तीसरे के अंदर तो एक्सेप्टर है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा लिए बैठा है। इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा, बस यही कंफ्यूज करता है। और 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ये तो मैंने ऊपर ऊपर लिखा भी है, फिर भी आपने गौर नहीं किया, देखिए। ठीक है ना? तो आंसर होगा इसका कौन सा? फर्स्ट। क्लियर है? ओके। अब देखिए एक छोटी सी चीज इसके साथ, अगला फैक्टर इसने लिखाया है कि बॉन्ड या स्पेसिफिक डिस्टेंस क्या है। थर्ड फैक्टर बता रहा है कि स्पेसिफिक डिस्टेंस क्या है, ये देख लेते हैं। स्पेसिफिक डिस्टेंस कुछ नहीं है, बॉन्ड लेंथ है। और हम सबको पता है जितनी लंबाई बढ़ती है बॉन्ड उतना ही क्या होता जाता है? वीक होता जाता है। तो लेंथ के उल्टा चलता है कुल मिला के, इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेंथ के उल्टा क्या चलता है? स्ट्रेंथ रहती है, यानी मजबूती कम होती जाती है। क्लियर है? बॉन्ड लेंथ के प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? अब ये पूछ रहा है एक क्वेश्चन टाइप से कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है, या कब बनता है, या सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनते हैं, ये पूछ रहा है। आप ही बता दोगे कि साहब जहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी कम बनेगा, और गर्मी कम होगी बॉन्ड ज्यादा बनते हैं, सीधी सी बात है। ये कह रहा मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कितने कैसे बनेंगे। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्लियर है? जैसे मान लीजिए एक है फर्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर एक आएगा कितने पे? 25 डिग्री पे, फिर एक आएगा कितने पे? 100 डिग्री पे। 0 डिग्री पे होगा तो बर्फ बनेगी, आपको पता है। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? बर्फ में। आपने बहुत फेमस क्वेश्चन 8वीं 9वीं 10वीं पता नहीं एक क्लास में पढ़ा होगा कि पानी है, उसको फ्रिज में रखा, बर्फ जमी, तो बताइए पानी, तो जो बर्फ है वो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? बताइए, कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? तब तक मैं आगे लिखता हूँ। 25 डिग्री पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 100 डिग्री पे क्या बनेगा? 0 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगी? वाष्पीय अवस्था आ जाएगी। बिल्कुल, वेपराइजेशन कंडीशन आ जाएगी, भाप बन जाएगी जी 100 डिग्री पे तो। और 0 पे क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगी। ठीक है, तो बर्फ में क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें एंगल जो होता है बीच में स्पेस बन जाता है। ठीक है ना? 0 डिग्री पे उसकी बॉन्डिंग भी दिखाई है हमने कि ऐसे करके इधर हाइड्रोजन बॉन्ड में इस साइड में बना रहा होगा एक, तो ये ऑक्सीजन इधर बना रही होगी एक अगले वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और मेन इसके बॉन्डिंग इधर हो रही होगी एक। ठीक है, तो बीच में क्या होता है? स्पेस रह जाता है ये इस टाइप से, तो वो क्या कर देती है फिर? इसके आयतन को, वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं। बात सिर्फ इतनी सी है। क्लियर है? अब इससे आगे जो चीज लिखने वाले हैं वो थोड़ी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड में एक तो होता है, ये इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इसमें एक तो होते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
इंटरमोलिक्यूलर कहाँ होते हैं और इंट्रामोलिक्यूलर कहाँ होते हैं? इंट्रा को हम कहते हैं अंतराणुक या अंतराणविक। अंतराणविक, ठीक है ना, इसको कहते हैं अंतर आणविक। अंतर आणविक दो के बीच में बहुत फर्क है, केवल संधि विच्छेद नहीं है, ठीक है ना। ये दो के बीच में होता है, बिटवीन होता है, ये इसको कहते हैं बिटवीन होता है। ये क्या होता है? ये विदिन होता है, ये विदिन होता है, एक के बीच में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है? एक तो वाटर लिखा है जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है, और एक लिखा है जी डीएस डीएनए। अच्छा, डीएनए जब लिखें एसएस या डीएस तो पहले ये वाली चीजें स्मॉल लेटर में होती हैं, ठीक है ना, डीएनए कैपिटल लेटर में। अब आगे इसका एग्जाम्पल यदि हम लिखें तो एक तो आ जाएगा राइट हैंडेड, आरएच का मतलब है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अब ये क्या पंगा है, राइट और लेफ्ट। किसी धागे को लें आप और उसको राइट हैंड की साइड की ओर घुमाते रहें तो वो राइट हैंडेड है। जैसे मान लीजिए ये लिया, इस तरफ घुमा रहे हैं तो राइट हैंडेड है, इस तरफ घुमा रहे हैं लेफ्ट की तरफ तो वो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, और कुछ नहीं है। प्रोटीन की संरचनाएं होती हैं, आपने सुना होगा फाइबर खाना चाहिए, फाइबर खाना चाहिए। वो फाइबर क्या है? फ्रूट वगैरह इनमें क्या होता है? प्रोटीन ही होता है अल्फा हेलिक्स फॉर्म में, ध्यान रखें, ठीक है ना। फिर और किस में होता है? 3 to power 10 हेलिक्स होती है ये भी प्रोटीन की होती है, आगे पढ़ेंगे हम आराम से। और क्या हो सकता है? पाई हेलिक्स हो सकती है, और स्टार्स वगैरह में हो सकता है। ये चीजें इसमें आती हैं, ठीक है ना। अगर बात करें फिर बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की और न्यूक्लिक एसिड की, उसमें स्टेबल रहता है। नीचे लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, इनमें क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल होते हैं, इसी के द्वारा ये स्टेबल होती हैं, स्थायित्व में आती हैं चीजें, अदरवाइज नहीं आती हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो मेरे से पूछ लें।